नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारे वीडियो में मुद्दा है शिवसेना का। जी हाँ, शिवसेना की बात करें तो हम आज शिवसेना के उस विषयों पर बात करेंगे जैसे कि बाला साहब की शिवसेना, फिर उद्धव जी की शिवसेना, फिर अब शिंदे साहब की शिवसेना। शिवसेना एक ही है, लेकिन अब इसको मालिक कहें या अध्यक्ष कहें या जो भी कहें, वो समय के अनुसार बदलते जा रहा है। इसी में थोड़ा चर्चा करेंगे कि शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ने कितनी मेहनत की और उद्धव साहब ने उसको कितने अच्छे से परखा और अब उसका मालिक जो है कोई और बन गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ जो है राजनीतिक खबरों के अंदर की बातें जो है आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और मैं दावा करता हूं कि थत्ते साहब जो गौप्यस्फोट करते हैं, थत्ते साहब जो जानकारी देते हैं, ये शायद कोई सोशल मीडिया पर तो आज की तारीख में नहीं बता सकता है, खुले दिल से तो नहीं बता सकता है, और बिंदास तो कोई नहीं बोल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं सर। आप क्या कहेंगे सर शिवसेना के बारे में? आपको काफ़ी अनुभव है, आप मेरे ख्याल से 55 साल पत्रकारिता में हो गए आपकी। सर बाला साहब के साथ तो मैं तकरीबन 10 साल तक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उद्धव की भी दोस्ती वो कच्चा बच्चा था तब से है जी। और शिंदे साहब की भी अभी दिघे साहब की वजह से बहुत सालों से। तो ये बताइए सर, बाला साहब ने जिस तरह शिवसेना को एक मजबूती से साथ में, एक मेहनत के साथ में लोगों को जमा करके जिस तरह से उसको उठाया और एक हिंदुत्व पार्टी बनाई, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं सर 5 मिनट। जी सर, अगर बिल्कुल सच बोला जाए और सच ही बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, ईमानदारी से बोलना चाहिए। तो बहुत एक जबरदस्त धक्का आपको देता हूँ, पूरी दुनिया को वो धक्का रहेगा सर। विले पार्ले में 1986 में चुनाव लगा था, वो बाई इलेक्शन था जी। उसमें उस समय रमेश प्रभु करके एक शिवसेना के नेता थे, वो उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ प्राणलाल वोरा थे और उनके खिलाफ तीसरे उम्मीदवार थे प्रभाकर कुंटे। तो ऐसा हो गया कि उस समय मैं शंकरराव जी चौहान का पूरा मीडिया देखता था और बाला साहब का भी देखता था, मगर बाला साहब का मार्मिक देखता था मैं। मार्मिक का अग्रलेख लिखने का काम मेरे पास था और बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मतलब ये बड़े बड़े नेता जो है, मनोहर जोशी से लेके सब जब बाहर बैठते थे और बाला साहब जानबूझकर उनको बाहर बिठाते थे, अंदर मेरे साथ बियर पिया करते। अरे वाह। हम लोग दोनों बैठ के फर्स्ट क्लास बियर पीते थे। मैं उनको बोलता था बाहर मनोहर जोशी बैठे, दत्ता इसारी बैठे है, बैठने दो, उनका अपना काम स्वार्थ होता है तभी आते हैं ना, बैठने दो। और हम एक दूसरे से गप्पा मारते हुए, और मेरे को क्या दुनिया भर की खबर रहती थी ना उस समय भी, पूरा दिन मेरा मंत्रालय में जाता था, तो उनको इतनी खबर बैठी जगह कौन देगा, तो वो बहुत प्यार भी करते थे। जी जी। मगर मेरी बीबी जो है ना, वो माँ साहब के साथ, जब भी माँ साहब मुंबई के बाहर जाती थी तो उनकी कंपनी में एक तो राज की माँ रहती थी और कभी कभी मनोहर जोशी या सुधीर जोशी उनकी बीबी रहती थी, और एक छोटी लड़की के तौर पर, क्योंकि मेरी बीबी लहान थी, बहुत उम्र से भी कमी थी, तो माँ साहब उसको बेटी करके लेके ही जाते थे हमेशा, और बड़ा घरगुती हमारा नाता था जी। तो सर कैसे है ना कि बाला साहब का हिंदुत्व के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था उस समय। अभी मैं देखो कितना बड़ा गौप्यस्फोट कर रहा हूँ। ये रमेश प्रभु जब चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो गया कि शंकरराव चौहान ने मुझे बुलाया और बोले प्रभाकर कुंटे उनके खास थे, उनका काम तुमको करना है। तो पैसे का बात करना होता ही नहीं था, क्योंकि वो तय था कि मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो मैं बोले ठीक है करता हूँ, मगर मुझे बाला साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बाला साहब का भी उम्मीदवार वहाँ पे है, तो उनको पूछ लेता हूँ मैं। तो मैं बाला साहब के पास गया, बोला क्योंकि शंकरराव चौहान और उनमें भी मेरा मैं ही मिडल मैन था, तो उनकी बातें सब मेरे थ्रू होती थी। तो मैंने बोला कि शंकरराव जी ने मुझे बोला है कि प्रभाकर कुंटे का काम तुम करो, तो खाली आपकी परमिशन मुझे चाहिए, क्यों रमेश प्रभु जो है वो अभी खड़ा हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, मैं करूं क्या प्रभाकर कुंटे का काम? तो बोले करो, शंकरराव चौहान तुम्हारे पिता समान है, दोस्ती है। मैं बोला नहीं, वो आप इसको रमेश प्रभु के लिए मुद्दा लेके कुछ खड़ा होने की सोच रहे हैं। तो बोले
रमेश प्रभु थोड़ा चुन के आने वाला है। हम्म। वो बोला बिल्कुल नहीं आएगा, रमेश प्रभु चुन के, ये बाला साहब बोले हैं मुझे, चुन के नहीं आएगा। ऐसा हिंदुत्व के लिए कोई वोट करेगा क्या? मेरे को नहीं लगता है। आज तक ऐसा हिंदुत्व का विषय लेके कोई चुनाव जीता है ऐसा नहीं हुआ है देश में, अलग इशू पे जीते हैं। तो हम भी अभी दूसरा ही प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ हिंदुत्व का नहीं करेंगे। तो मैं बोला फिर मैं प्रभाकर कुंटे का काम करता हूँ। बोले बिंदास करो। तो मैंने प्रभाकर कुंटे का काम शुरू कर दिया। सर मेरा लिखना और उसका एक ये अजब रहता है जी। तो मैंने पहले क्या किया कि ये रमेश प्रभु से जो था सर, वो क्या करता था कि वो प्रभु सरनेम का फायदा लेके लोगों को, विलेपार्ला एक मराठी गुजराती ब्राह्मणों का गढ़ है, तो वो ऐसा दिखा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, सारस्वत ब्राह्मण हूँ, कि प्रभु नाम सारस्वत ब्राह्मण में भी रहता है, और वो था मराठा जी। तो मैंने गगनभेदी का हेडलाइन लगा दिया, और शंकरराव पार्टन थे तो लाखों में कॉपियां बटती थी, तो उसमें लिखा मैंने कि लबाड लानगड ढ्वांग करता है, ब्राह्मण असल्याचं स्वांग करता है, और उसमें दे दिया मैंने कि ये मराठा है, ये ब्राह्मण नहीं है, फिर भी लोगों को दिशा भूल करता है। तो तब तक ऐसा हुआ कि बाला साहब सभा में जब जाते थे, रमेश प्रभु की प्रचार सभा में, तो जो अलग मुद्दे उठाते थे उसमें हिंदुत्व का मुद्दा जब उठाते थे तो उनको रिस्पांस मिलता था। तो उनको ऐसा लगा कि ये मुद्दा क्लिक हो रहा है थोड़ा हिंदुत्व का, बाकी तो मुद्दे अपने पास कुछ है नहीं ज्यादा। तो उन्होंने हिंदुत्व पर बोलना तभी शुरू किया रमेश प्रभु के चुनाव में, उसके पहले कभी नहीं बोले थे। और वो वहां तक गए कि रमेश प्रभु के चुनाव के बाद तो जब रमेश प्रभु की ये कैंसिल कर दिए, तब बाला साहब को भी मतदाता करके लिस्ट से निकाल दिया क्योंकि आपने हिंदुत्व का प्रचार किया। मगर उनके दिमाग में नहीं था, मुझे पक्का मालूम है। वो तो रमेश प्रभु का चुनाव जीतने के बाद उनके ध्यान में आया कि ये हिंदुत्व का मुद्दा कार्ड अच्छा है। उसके बाद 1986 के बाद 86 के बाद बाला साहब ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। वो भी अगर रमेश प्रभु हार जाता था, वो जीत गए जी, प्रभाकर कुंटे हार गए, तो हिंदुत्व का मुद्दा शायद आगे भी नहीं आता था। देखो दुनिया कितनी विचित्र है, लोगों के मन में रहता है कि वो हिंदुत्व के पहले से बाद में कट्टर हिंदुत्व पार्टी हो गई शिवसेना। हाँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो रमेश प्रभु के जीतने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये हिंदुत्व एक अच्छी चीज है, और तब तक ऐसा हो गया कि इन्होंने भी, बीजेपी ने भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व, उस समय अभी हम राहुल के और गांधी परिवार के हिंदुत्व को सॉफ्ट बोलते हैं, उस समय उनका भी हिंदुत्व थोड़ा सॉफ्ट था क्योंकि उनका मोह टूटा नहीं था मुस्लिम वोट से, क्रिश्चियन वोट से, मगर थोड़ा करने लगे थे। तो प्रमोद महाजन जो थे, उन्होंने बाला साहब को बोला कि ये रमेश प्रभु का मुद्दा आपका चल गया है, अभी इसी पे आप कायम रहो। उसके बाद तो बाबरी वाला मामला आ गया, अयोध्या का मामला आ गया, तो ये बीजेपी उसको जो है अपना पूरा हथियार बना लिया। हाँ, नहीं, बाद में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, वो बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ, और उससे भी ज्यादा बात ये हो गई कि मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए जी 92 में। तो बाय स्पिरिट ओनली शिवसेना जो रहती है, शिवसैनिक जो रहते हैं, वो कट्टर हिंदू रहते ही है, मतलब उनके दिमाग में एंटी मुस्लिम भावना पहले से ही है। भिवंडी में भी जब दंगा हुआ, बहुत सारे दंगे हुए ना, उसमें शिवसैनिकों का रोल बहुत अहम रहा। डीके साहब मेन रोल में थे एकदम। हाँ, डीके साहब भिवंडी वाले में, तो भिवंडी में तो मेरे ख्याल से 1000-2000 मुसलमान मारे गए बिल्कुल उस समय, 84 की बात है। हाँ, तो इनका तो कोई मतलब नाम नहीं आया किधर, मगर लोगों को मालूम था कि ये किसने किया है। तो 92 के इलेक्शन, 92 के दंगे में इन्होंने बहुत रोल निभाया। मेरे ख्याल से 1000-5000 भी मुस्लिम मारे गए होंगे उस समय। उसके बाद बाला साहब ऐसे दूर से करते हैं कि भाई आम्ही काय केलं तुम्हाला माहिती है, मगर उसका सूड इसने सत्ता में आ गए, तो सत्ता में ही आ गए ना 95 में। यस, 95 में आ गए। 92 दंगा हुआ, फिर बम विस्फोट हुआ 93 में। तो वो जो हिंदुत्व वाले कार्ड से जो है वो तो सत्ता में सरकार में आ गए, तो उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि ये हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, और तब से वो हिंदुत्ववादी हो गए। फिर बाबरी मस्जिद गिरी, कोई क्रेडिट लेने नहीं आ गया, तो इन्होंने ऐसा ही बोल दिया मजाक में कि अगर नहीं कोई करेगा है, शिवसैनिकों ने किया बोलता है क्या, फिर मुझे गर्व है उनके ऊपर। वो एक गर्व है, ऐसा विधान जो उन्होंने किया मजाक में, हिंदू हृदय सम्राट बन गए, वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए उसकी वजह से। हाँ, अभी बाला साहब और इनका फर्क हम देखते हैं। सर, बाला साहब एक महान व्यक्ति थे। बाला साहब, ये उद्धव लहान व्यक्ति है जी, बाला साहब महान व्यक्ति थे। उनको एक विजन था, उनको एक मिनिमम प्रिंसिपल था कि मैं और मेरा मराठी माणूस, प्राण जाए वचन न जाए।
नहीं, ये ऐसा बोल नहीं सकते हैं? बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने वचन भंग बहुत बार किया है, वो मुझे मालूम है, उसका इतिहास नहीं बताऊंगा आज, मगर वचन जाए वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मगर ठीक है, उनके प्रिंसिपल थे कुछ, और मराठी मानुस जो है, जैसे आज मोदी की वजह से पूरे देश में जो हिंदू है जी उसको ऐसा लगता है कि मेरी कुछ हैसियत है, जी बिल्कुल। मेरा कोई सपोर्ट है और मैं आत्मविश्वास से फेस कर सकता हूँ मुस्लिम लोगों को। सर, उस समय मराठी आदमी में वो दम नहीं था, वो आत्मविश्वास नहीं था। वो आत्मविश्वास देने का ऐतिहासिक कार्य जो है वो बाला साहब ने किया, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कोई No नहीं doubt, कर no सकता। doubt. सिर्फ बाला Full साहब credit के जाना चाहिए। करके मुंबई का मराठी आदमी जी। है, उसका जो मान शान अभिमान है वो कायम रहा। हर आत्मविश्वास मुंबई कायम कर रहा। चाहता था कि शिवसेना जो है मुंबई में बनी रहे। हाँ, और शिवसेना है तो हिंदू को भी संरक्षण लगा। गुजराती लोग भी सोचते थे ना कि भाई ये 92 के बाद शिवसेना है, 92 नहीं, दंगे के बाद। बहुत साल तक ये भ्रम था उनका, मतलब ये धारणा थी, भ्रम नहीं, धारणा थी कि भाई शिवसेना है तो मुंबई में हिंदू सुरक्षित है। तो दूसरी बात ऐसी है कि सर, बाला साहब और इनमें फर्क ये है, जैसा मैंने बोला कि वो धर्म करते थे, मगर ऐसा है कि सर अंडरवर्ल्ड से बाला साहब के बहुत संबंध है, मगर अंडरवर्ल्ड उनके ऊपर हावी नहीं हुआ कभी, अंडरवर्ल्ड उनके पैरों तले रहा। जी उद्धव के बारे में ऐसा है, अभी तुलना आना शुरू हो जाएगी कि उद्धव अंडरवर्ल्ड से डरता था और अंडरवर्ल्ड के दबाव में था, बिल्डर लॉबी के दबाव में था, क्योंकि बेसिकली बाला साहब धर्म करके शिवसेना चलाते थे और उद्धव धंधा करके शिवसेना चलाता था। धर्म और धंधे में जो फर्क बहुत है, फर्क है। वो फर्क जो है वो बाला साहब और उद्धव ठाकरे में है कि वो धर्म के हिसाब से चलते थे, ये धंधे के हिसाब है। ये बाला साहब ने कभी ये अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं समझा। जी। वो बोलते थे कि मैं हुकुमशाह है, मैं ये हूँ वो हूँ, मगर फिर भी उनके साथ सिर्फ 10 बड़े नेता थे और उनको एक मान स्थान दिया जाता था। जी। नवलकर है, मनोहर जोशी है, सुधीर जोशी है, दत्ताजी साळवी है, शरद आचार्य है, रमेश प्रभु है, गुप्ते तो बाहर निकल गए बाद में, बहुत सारे हैं। जी, जी। उनको ये मिलता था, सम्मान मिलता था। लीलाधर डाके है, भाटो। बहुत है, तो उनको एक सम्मान मिलता था। उद्धव के लिए वो उसका बेटा बीवी छोड़ के दुनिया में कोई है ही नहीं, ये फर्क है। बाला साहब का जो परिवार था, कुटुंब था ना, वो पूरा शिवसैनिक, जो जितने भी शिवसैनिक हैं वो उनके परिवार के सदस्य थे। ये जो उद्धव है ना, उसके लिए उसके 2 बेटे और बीवी छोड़ के कोई परिवार नहीं है उसका, किसी के बारे में उसके मन में सहानुभूति नहीं होती है, कोई भावना नहीं। वो कभी भी किसी को दगा दे सकता है और उसी दगा देने के उसकी आदत की वजह से तो ये इतने 40 लोग निकल गए ना। बाला साहब के जमाने में भी लोग गए नहीं, क्या गए? राणे साहब गए, राणे गए, राज ठाकरे गए, बहुत सारे गए, जी। मगर गणेश नाइक भी गए। गणेश नाइक गए, मगर उनके जाने में और उद्धव के से टूट के जाने में फर्क है, बहुत फर्क है। उनका अभी भुजबल गए ना, तो भुजबल का बाला साहब से जो संघर्ष था वो मंडल के हिसाब से हुआ। वो बोलते कि मंडल आयोग जो है, जिसमें ओबीसी को महत्व दिया गया है, सहूलतें दी गई वगैरह वगैरह, तो हमको उनके साथ जाना चाहिए, मंडल आयोग को स्वीकार करना चाहिए। और बाला साहब है ना, वैसे थोड़े से कट्टर है, जैसे वो हिंदू धर्म के बारे में आग्रही है ना, वैसे वो दलितों को कभी अनुकूल नहीं थे। देखो, मराठवाड़ा विद्यापीठ जब शरद पवार ने स्थापन किया, मतलब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा उसका नामांतर किया, सब जब दंगे भड़के मराठवाड़ा में, तो दंगे करने वाले सभी शिवसैनिक थे। और बाला साहेब ही बोले की कशाला विद्यापीठ पीठ पाहिजे, काय गरज आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यायची, मतलब उन्होंने खिलाफ बोला, जबकि पवार साहब डटे रहे और ये रहा। तो दलितों के मन में आज भी होनी चाहिए वो भावना। अभी प्रकाश अंबेडकर ही शिवसेना के साथ गया, वो सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जिंदगी भर बाला साहब का प्रतिमा दलितों के मन में यही रहा कि ये हमारे खिलाफ है, क्यों नहीं उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर विद्यापीठ को विरोध किया। जब भी दंगे हुए कहीं भी दलित वर्सेस ये, तो उसमें शिवसेना एक पार्टी रहती थी, मगर ठीक है, लोगों ने अलग ढंग से उनको स्वीकार किया था, तो वो बात अलग है। मगर उद्धव के बारे में है ऐसा कि वो कभी उसने लीड नहीं किया, कोई दंगा भी लीड नहीं किया, कुछ भी नहीं लीड किया, वो दूसरे के ऊपर जवाबदारी ढकलता रहा। जैसे वो मुखिया है पार्टी का, उसको बोलना चाहिए, मगर वो संजय से बुला होता है, उसकी अपनी हिम्मत नहीं है ओपनली बोले, संभल कर बोलता है। और वो क्या करता है, डबल गेम करता है। एक तो ऐसा है कि बाला साहब को पार्टी फंड के लिए पैसा मिलता था, उद्योगपतियों से मिलता था, भारतीय कामगार सेना जो थी
वो हर साल उनको दिवाली के दिन दत्ताजी साड़वी जाके कुछ करोड़ रुपए उनके चरण में रखते थे। ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं उनके साथ भी काम किया हूँ। मगर वो पैसा जो था ना, वो खंडनी का नहीं था, लोग राजी खुशी देते थे बाला साहब को पैसा। उद्धव का ऐसा नहीं, वो ब्लैकमेल करके लोगों को अटका के रटका के उनको रुला के उनका शोषण करके उनका टारगेट देके नहीं, नेताओं को टारगेट देते थे मगर सबको छलावा करते थे। बाला साहब ने संजय दत्त से लेके कितने बड़े बड़े स्टार लोगों की साइड लेके ये किया। मराठी पिक्चर तो दादा कोंडके से लेकर सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से चले, नहीं तो उनको थिएटर नहीं मिलता था। अभी उद्धव का ऐसा स्वभाव नहीं है, कुछ भी ऑब्लिगेशन करेगा तो पहले ये सोचेगा कि ऊपर से कॉइन तो नीचे से हेलो, नहीं तो इसका हेलो भी नहीं आता है। ये भी सिनेमा के जिन लोगों के साथ जुड़ा वो सब मलिदा देकर ही उसके पास आए करके उनका साइड लिया। तो ये एक धंधे वाला आदमी था जी। दो जो था मतलब है वो धंधे वाला आदमी है, और बाला साहब धर्म वाले हैं, तो उनमें फर्क तो है ही। तो सर आज जो स्थिति बनी हुई है शिवसेना की, जो हुई स्थिति आज, इसको दूसरा जिम्मेदार उद्धव ही है। जिम्मेदार आप उद्धव को मानते हैं। लोग जो सोचते हैं कि संजय राउत सब करवा रहे हैं और संजय राउत को वजह से सब पूरा गेम हुआ है, और 2019 में सरकार जो संजय राउत की वजह से शरद पवार साहब के साथ बनी, कांग्रेस साथ में बनी, और सब विलन तो संजय राउत मानते हैं, मतलब आड़ में तो फिर उद्धव ठाकरे जी हैं। सर मोदी और शाह में मोदी कौन है और शाह कौन है? मोदी जी। राजा कौन है और वजीर कौन है? राजा तो मोदी जी है, वजीर अमित शाह। तो संजय और उद्धव के मामले में राजा कौन है और वजीर कौन है? वही है, सेम कौन है? संजय वजीर है। हाँ, तो वजीर की चलेगी कि राजा की चलेगी? राजा की चलेगी। राजा की चलेगी, तो फिर क्यों नहीं चलती? आप संजय को दोष दे रहे हैं। वो तो है ना कि मराठी में एक मन है, एक सुधा चौहान, बदनाम तो संजय हो रहे हैं ना सर। हाँ तो सर बदनाम तो वही हो रहा है, काम ही वही है। अच्छा। बदनाम होने के लिए सर वो पुलिस में रहता है ना, एक गुड कॉप एक बैड कॉप। वो गुड कॉप है ना, वो बोलता है अरे वो बोलेगा ना जो है वो बता देगा कैसा मर्डर किया वगैरह, तुम उसको क्यों मारते हो, मत मारो मत मारो। और जो बैड कॉप है वो जाके धीरे करता है, धुलाई करता है, फिर वही जाके बोलता है मलम लगाऊं क्या तेरे को, चिंता मत कर तेरे को, अरे चहा वालो रे, तो इतके चांगल्या माणसाला तू कशाला छळतो, ऐसा वो बैड कॉप को बोलता है। सर ये बैड कॉप और गुड कॉप जो है वो बीजेपी में भी है, सब जगह है जी। वो ये गुड कॉप है उद्धव और ये बैड कॉप है, तो उसकी रोल ही है वैसा। तो शिवसेना की स्थिति का पूरा क्रेडिट जो है उद्धव ठाकरे को दे रहे हैं आप। ओह डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट जो है वो उद्धव को ही जाता है जी। सर किसी के बात नहीं करेगा। अरे शरद पवार जैसे आदमी का फोन नहीं लेता है वो आदमी। शरद पवार ने तकरार की संजय के पास, वो बोले अरे फोन ही नहीं लेता है, उसको मैसेज दिया तो फोन नहीं करता है, ये क्या चल रहा है? उदयन राजे जी का, उदयन राजे जी की भी शिकायत की, उनका फोन नहीं ले रहे थे। किसका भी नहीं लेता था वो क्या है ना, मिलिंद नार्वेकर उसको रीच देता था कि इतने फोन आए, वो देखता था, बोलता था दादा, उसका नेगेटिव माइंडेड था वो। फिर फोन किसका एक्सेप्ट करने का, जो माल लेके आए, एक ही भाषा। सर ये ना लेडीज बार में ऐसा ऐसा करते हैं, अच्छा है कि नहीं? हाँ। इसका ऐसा ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा था वही जी, फिंगरिंग वही, मगर खाली वो ऐसा ऐसा के बंदे ऐसा ऐसा करते हैं, लाओ 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 लाओ। अब कैसे आएगा लेकिन? हाँ अब कैसे आएगा? अब कैसे आएगा मतलब? अब महापालिका जीती तो आएगा, नहीं जीता तो नहीं आएगा। थाने बिने सब अभी शिंदे साहब ने काबिज कर लिया, तो नहीं आएगा अभी। और सर पहला कितना जमा करके रखता है सर। ठाकरे फैमिली में से एक आदमी का रबर प्लांटेशन में पैसा डूब गया, उसने इन्वेस्ट किया था 500 करोड़ उस समय, 97-8 की बात है। मतलब 500 करोड़ केरल, आपका 5000 करोड़ हो जाएगा। हाँ तो 500 करोड़ गए, तो मेरे को ही दुख लगा जब पता चला, तो मैं उसका सांत्वन करने गया कि मैं बोला यार बहुत बड़ा चीटर निकला, तुम्हारे जैसे आदमी को ये 500 करोड़ चीट, और वो भाग भी गया ताकि तुम कर भी नहीं सकते 500 करोड़। ठीक है 6 महीने में मिल जाएगा, उसको कोई फर्क पड़े नहीं है। वैसे ही इसका है, यहाँ से नहीं वहां से। सर देखो बम्बई में कारखाने हैं, वहाँ इसकी यूनियन है, वहां से मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगपति है, वो डरते नहीं से, वो दे देंगे। पार्टी फंड के लिए तो चालू कर दिया उसने कलेक्शन। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि क्या शिवसेना अब सही हाथ में है अभी? हाँ क्यों नहीं सर। देखो जी, फ्रीली और ऑनेस्टली बोला जाए तो बाला साहब धर्म थे, एकनाथ ये तुम्हारा उद्धव धंधा था। एकनाथ शिंदे धर्म और धंधे का बहुत सुंदर समीकरण है।
क्या बात, दोनों के बीच की बीच की नहीं, दोनों का समन्वय है। क्या बात है, क्या, और दोनों जरूरी है। नहीं, धर्म में भी वो धंधा देखेंगे और धंधे में भी दो धर्म देखेंगे, इसके लिए वो लोकप्रिय है। बस, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा यही थी कि मतलब बाला साहेब की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना, अब जो है शिंदे साहब की शिवसेना, तीनों कंबाइन जो है शिवसेना जो है इस समय क्या सही जगह पे है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, इस सवालों का, तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।